क्या है माँ, क्यों सारा दिन किचन में लगी रहती हैं? क्योंकि वो एक अच्छी माँ, बीवी और बहू है इसलिए। हाँ पापा, ये तो है, माँ परफेक्ट है। अरे सुधा, दवाई तो दे दी, अब चाय कौन देगा? माँ जी वहीं रखी है, आपने देखा नहीं? मैंने कहा भी कि चाय रखी है। खराब बैठी, मैं ला कर देती हूँ। माँ तू काम कर, मैं ला कर देती हूँ दादी के कमरे से दादी की चाय। रचना चाय लेने दादी के कमरे में जाती है पीछे से। मैं क्या कह रही थी, दिनेश का रिश्ता आया है, रचना के लिए बात करूं? अरे नहीं माँ, जॉइंट फैमिली है, कैसे मैनेज कर पाएगी वो, रहने दे। माँ जी वो नहीं कर पाएगी। लेकिन दादी के आगे घर में किसी की नहीं चलती और एक दिन रचना की शादी जॉइंट फैमिली के दिनेश से हो जाती है। शादी के बाद, रचना बेटा किसी को मौका नहीं देना कि वो तुझे कुछ कहे, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, कोशिश करना सबका दिल जीत सको। रचना ने भी बचपन से ही माँ को घर संभालते और हर काम को सही से करने की कोशिश करते देखा था, तो वो भी माँ की तरह ही अच्छी बहू बनने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन फिर अगले सुबह, भाभी साड़ी तो जच रही है, क्या बात है? लेकिन शादी के बाद ना कॉटन कौन पहनता है, सिल्क नहीं है क्या पहनने के लिए? वो क्या है ना, हमारे घर में कपड़े महंगे ही पहने जाते हैं, शुक्र ग्रह मजबूत रहता है। रचना ननद को देखती है जो खुद पजामा और पुरानी सी टी शर्ट पहने होती है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं तो घर में कंफर्टेबल कपड़े ही पहनती हूँ। सवाल लड़ाने से अच्छा है साड़ी बदल लीजिए। रचना का मन तो करता है कि बोल दे मेरा शुक्र छोड़िए और अपना शुक्र देखिए, लेकिन ननद को इम्प्रेस करने के लिए रचना पहन लेती है सिल्क की साड़ी और लग जाती है किचन के काम में, जहाँ गलती से तेल का छींटा उसके ऊपर उड़ता है और उसकी नई साड़ी में छेद हो जाता है। ओह, मेरी 10,000 की साड़ी खराब हो गई। उसे रोता देखकर सास आती है। अरे बहू क्या हो गया, शादी के दूसरे दिन क्यों रो रही हो, किचन में काम नहीं आता क्या? रचना रोते रोते सास को सारी बात बताती है। अरे ऐसे कैसे मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो, अरे खुद को देखो, काम संभल कर करना चाहिए ना। सास की बात सुनकर रचना को बहुत दुख होता है कि वो किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, जो शायद ही कभी उसकी तारीफ करेंगे। तो अब रचना ठान लेती है कि ससुराल में वो अपने तरीके से ही रहेगी, ना कि माँ की तरह से। फिर अगले रोज, माँ मेरी ननद के कारण मेरी 10,000 की साड़ी जल गई, लेकिन मेरी सास उल्टा मुझे ही सुना रही थी, आज देखना कैसा मजा चखाती हूँ। नहीं नहीं रचना, हफ्ता नहीं हुआ तेरी शादी को, क्यों नाक कटाने में लगी है? रचना सोच में पड़ जाती है कि भाई अब क्या करे, अपने हिसाब से जिए या फिर माँ के कहने पर चले। फिर अगले रोज रचना घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर रही थी कि पड़ोसन शीला आंटी आती है। अरे ये क्या, तुम्हारी गाड़ी हमारे गेट के सामने है, हटाओ इसे भी। आंटी जी ये आपके गेट के सामने नहीं है, देखिए ना पूरी जगह खाली है गाड़ी निकालने के लिए। अरे मुझे मत सिखाओ, तुम नई नहीं आई हो ना इस मोहल्ले में, मैं 20 साल से यहाँ रहती हूँ, ये जगह हमारी है। आंटी जी ये सड़क है, किसी की खरीदी जगह नहीं है, और मेरी गाड़ी बिल्कुल सही खड़ी है। तभी सास बाहर आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? शीला जी क्या हुआ? देखो आपकी बहू मुझसे बहस कर रही है, मैंने इसे गाड़ी हटाने को कहा तो उल्टा मुझे ही समझा रही है। माँ जी मैंने बहस नहीं की, मैंने बस ये कहा कि गाड़ी सही जगह पर ही खड़ी है। चुप कर। शीला जी माफ कीजिएगा, वैसे कोई नई बात नहीं है, आजकल की बहू है तो पता ही है आपको, जबान तो वैसे है इसकी जरा कैची जैसी, लेकिन हर जगह चलती है ये नहीं पता था, वैसे ये नहीं है ना, अभी सीख रही है। लेकिन माँ जी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप अपनी बहू की बात तो सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। तभी दिनेश भी आ जाता है। क्या हो गया आंटी जी, नमस्ते। बेटा तुम्हारी बीवी बहुत तेज तर्रार है, मुझसे लड़ रही थी। रचना, तुमने आंटी से बहस की? अरे बस करो यार, क्या है तुम्हारा, बहुत जुबान तेज है तुम्हारी। नहीं दिनेश, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी, देखो गाड़ी सही जगह खड़ी है। देख तू बहू है या मोहल्ले की सरपंच है, हर बात पर अपनी राय देगी। शीला जी पुरानी पड़ोसन है, इज्जत से बात करनी चाहिए थी। हाँ रचना, माफी मांगो आंटी से। क्या? लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपको तो बात का पता भी नहीं है। देखो कितनी घमंडी है, माफी तक नहीं मांग सकती। रचना अभी माफी मांग वरना अंदर जा। रचना आंखों में आंसू लिए गाड़ी की चाबी दिनेश के हाथ में थमा देती है और अंदर चली जाती है। सही होकर भी गलत, अपने घर में ही बेगानी, ये कैसा इंसाफ है? क्या है माँ, कैसे संस्कार पर चलने को बोल रही है तू? मैं बिल्कुल तेरे जैसे नहीं बनूंगी, वरना एक दिन घुट घुट कर मर जाऊंगी। अगली सुबह रचना अपने कमरे में बैठी फोन पर माँ से बातें कर रही थी।
बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे बहुत। क्या हुआ माँ? डॉक्टर को दिखाया? पापा क्या कह रहे हैं? बेटा पापा कह रहे हैं कि तू आ जा, लेकिन तू तो नई नई बहू बन कर आई है, कैसे आएगी, रहने दे। नहीं माँ मैं आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो। फोन काटकर रचना सीधे नीचे हॉल में जाती है, जहाँ सास और ननद बैठी टीवी देख रही थी। माँ जी मुझे अपने घर जाना है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अरे अभी तो आई हो, इतनी जल्दी क्या है? माँ जी प्लीज, मेरी माँ को चक्कर आ रहे हैं, मुझे जाना होगा। भाभी हर दूसरे दिन मायका जाना है क्या? अभी तो पग फेरा भी नहीं हुआ। देखिए मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी है, मेरी माँ। बहू समझो, अब तुम्हारा ये घर है, वहाँ तुम्हारे पापा है ना देखने के लिए, तुम यहाँ नई नई आई हो, क्या सोचेंगे लोग? माँ जी लोग क्या सोचेंगे से ज्यादा जरूरी मेरी माँ की सेहत है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। अरे ये क्या तरीका है बोलने का? हम मना कर रहे तो कोई वजह होगी ना। देखा माँ, मैंने कहा था ना, आजकल की लड़कियां जबान चलाना बखूबी जानती है। जबान चलाना? मैं अपने हक की बात कर रही हूँ, मेरी माँ बीमार है और मुझे उनके पास जाने का पूरा हक है। हक? किस हक की बात कर रही हो? बहू बनकर आई हो या वकील बनकर? अरे यहाँ हमारे घर के रीति रिवाज है, नई बहू इतनी जल्दी मायके नहीं जाती। तो क्या मैं अपनी माँ से मिल भी नहीं सकती? वो बीमार है माँ जी, समझिए ना प्लीज। भाभी आप ना बहुत भावुक हो गई हैं, रोज रोज कोई ना कोई बहाना, पहले साड़ी का रोना, अब ये बहाना नहीं है, मेरी माँ सच में बीमार है। बस बस बहुत बोल लिया तुमने, जाओ अपने कमरे में और सुनाओ, शाम को सबके लिए खाना बनाना है, भूल मत जाना। लेकिन माँ जी। बस एक शब्द और नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। रचना मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो ननद पीछे से बोलती है, देखा माँ कितनी बदतमीज है, पहले दिन से ही अपनी मनमानी। रचना रुक जाती है, मुड़कर देखती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती, बस आंसू पोंछकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर रचना बिस्तर पर बैठ जाती है। दिनेश ऑफिस से कॉल करता है। हाँ रचना, सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है सब। रो रही हो क्या? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना है, लेकिन तुम्हारी माँ मना कर रही है और मैंने बोला तो मैं बदतमीज हो गई। अरे रचना, माँ की बात मान लो, वो जो भी कहती है सोच समझ कर ही कहती है। रचना फोन काट देती है। अगर मैं चुप रहूं तो घमंडी, अगर बोलूं तो बदतमीज, लड़की करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे कहे। माँ ने जिंदगी भर यही सहा और अब मैं भी यही सह रही हूँ। नहीं अब नहीं। रचना उठकर अपना बैग निकालती है और कपड़े पैक करने लगती है। मुझे जाना है और मैं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। रचना तैयार होती है और अपने घर चली जाती है। सास का फोन सुधा के पास आता है और वो न जाने क्या कहती है कि रचना ये तूने क्या किया, तेरी सास ने मना किया था ना ससुराल से निकलने को, फिर तू क्यों आई? पता है तेरे कारण हमें कितना कुछ सुनना पड़ा। रचना माँ की बात पर ध्यान ही नहीं देती, वो उनकी सेवा करती है, मायके का काम करती है और देर रात ससुराल के लिए निकलने को तैयार हो रही थी कि चलो मैं चलता हूँ तुमको छोड़ने, कैसे जाओगी? पापा ये आ रहे हैं, इनके साथ ही जाऊंगी। रचना पति के साथ चली जाती है, लेकिन मन में सवाल लेकर कि क्या सच्ची उसकी जुबान खराब है या फिर वो गलत बात सह नहीं पाती। रास्ते में पति दिनेश गाड़ी चलाते हुए कहता है, देखो रचना, मैं तुम्हें लेने आया, पता है घर में कितना हंगामा हुआ था तुम्हारे जाने के बाद, माँ कितना रो रही थी, दीदी तो कह रही थी कि मैं तुम्हें वापस ही ना लाऊं, लेकिन फिर भी मैं आया क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ। बहुत समझती हो तुम मुझे। अरे सच कह रहा हूँ, पता है मुझे माँ से कितनी बहस करनी पड़ी। मैंने कहा कि रचना की माँ बीमार है तो वो गई होगी, लेकिन माँ कह रही थी बिना पूछे ऐसे कैसे जा सकती है। चलो इस बार तो मैंने सब संभाल लिया, तुम्हारी गलती को कवर कर दिया है मैंने। गलती? मेरी गलती क्या थी दिनेश? अरे रचना, तुम समझ ही नहीं रही हो, जॉइंट फैमिली है, यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। माँ ने मना किया था ना तो रुक जाती, बाद में जाती। दिनेश, अगर तुम्हारी माँ को चक्कर आ रहे होते, तुम्हें कोई रोकता तो तुम रुकते? अरे वो अलग बात है, माँ तो मेरी माँ है। हाँ, और मेरी माँ? क्या वो पड़ोसी की माँ है? उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, पाला पोसा नहीं। देखो रचना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये घर है, ये परिवार है। और मेरी माँ? वो मर जाए तो भी मैं तुम्हारी माँ की इजाजत लूं? तुम बहुत बोल रही हो रचना, बहुत बोल रही हो। ये घमंड अच्छा नहीं है, बीवी हो तुम मेरी। सिर्फ नाम की, सिर्फ कागजों पर। असली में तो मैं तुम्हारे घर की एक बहू हूँ, एक नौकर जिसे बोलने का भी हक नहीं, सोचने का भी हक नहीं, अपनी माँ से मिलने का भी हक नहीं। बस रचना,
मैं तुम्हारी ये जबान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना घमंड है तुम्हें अपने ऊपर? सिर्फ तुम सही हो, बाकी सब गलत। नहीं दिनेश, मुझे घमंड नहीं है। मुझे बस इंसान की तरह जीने का हक चाहिए, अपने फैसले लेने का हक चाहिए, अपने माता पिता से प्यार करने का हक चाहिए। लेकिन शायद तुम्हारे लिए ये सब घमंड है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रचना ससुराल में चुपचाप अपना काम करती रहती है। एक दिन सुबह सुबह सास रचना को बुलाती है। रचना बहू, आज शनिवार है, हनुमान जी की पूजा करनी है, कर लेगी ना? पूरे विधि विधान से, घंटे भर तो लगेगा। कर लूंगी माँ जी, लेकिन खाना? अरे खाने की चिंता मत कर, प्रिया बना लेगी, है ना प्रिया? जी माँ, मुझे ये सब करना पड़ता है। रचना पूजा की तैयारी में लग जाती है। वो ध्यान से दिया सजाती है, फूल रखती है, आरती की थाली तैयार करती है। पूजा शुरू होती है। उधर किचन में प्रिया बड़बड़ाते हुए सब्जी काटने लगती है। भाभी को तो पूजा करनी है, मुझे खाना बनाना है। वाह क्या बात है, भाभी भगवान की भक्त और मैं रसोई की दासी। वो प्याज काटते हुए जोर से चिल्लाती है। आ, उंगली में लग गई माँ। सास किचन में आती है। क्या हुआ बेटा? मादी को चाकू से कट गई। मैं रोज रोज खाना नहीं बना सकती, मुझे नहीं आता ठीक से। अरे कोई बात नहीं, दवाई लगा ले, बाकी का मैं कर देती हूँ। नहीं माँ, आप क्यों करूंगी, आपके घुटने में भी तो दर्द रहता है। भाभी से बोलो ना, वो कर लेगी। अरे वो पूजा में है ना, भगवान का काम कर रही है। तो क्या हुआ माँ, पूजा तो रोज हो सकती है, खाना भी तो रोज चाहिए ना, भूखे तो नहीं रह सकते हम। सास कुछ सोचती है और रचना को आवाज लगाती है। रचना, रचना। रचना पूजा बीच में छोड़कर आती है। जी माँ जी, क्या हुआ? बेटा प्रिया की उंगली कट गई है, तू जल्दी से खाना बना दे, पूजा बाद में कर लेना। लेकिन माँ जी, पूजा बीच में। अरे भाभी, भगवान तो समझ जाएंगे, लेकिन इंसानों को तो खाना चाहिए ना, आप पूजा बाद में कर लेना। रचना चुपचाप किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे कट गई। हाँ तो प्याज काटते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है, अगर ठीक से पकड़ कर काटती तो उंगली कटती नहीं। मैं तो रोज काटती हूँ, कभी नहीं कटी। हाँ, भाभी एक्सपर्ट जो है, आपको तो सब आता है ना। नहीं, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस थोड़ा केयरफुल रहती हूँ। वैसे भी अगर रोज किचन में काम करो ना तो प्रैक्टिस हो ही जाती है। मतलब मैं प्रैक्टिस नहीं करती? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर आज थोड़ा ध्यान से काम करती तो ये नहीं होता और मुझे बीच में पूजा नहीं छोड़नी पड़ती। रचना, बहुत बोलती हो तुम। लगता है माँ ने सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहते हैं। जी माँ जी, उन्होंने तो सिखाया है, लेकिन जो सीखा है वो सही नहीं बैठता यहाँ। ये क्या तरीका है बोलने का? है, प्रिया की उंगली कट गई, दर्द हो रहा है और तुम उसे टोक रही हो। नहीं माँ जी, मैं बस क्या, हमेशा जबान चलाती रहती हो, कुछ भी बोल देती हो। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और देखो कैसे बोलने लगी है। रचना, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा। जरा सी बात पर तुम्हें अपनी राय देनी होती है, ये अच्छी बात नहीं है बहू के लिए। बोलने का भी एक तरीका होता है, एक मर्यादा होती है। तुम्हारे मुंह से तो हमेशा कुछ न कुछ निकलता रहता है, कभी प्रिया को, कभी मुझे जवाब। ऐसा नहीं चलेगा। माँ, मैं तो कह रही थी पहले दिन से कि भाभी बहुत तेज दर्रार है, अपने को बहुत समझदार समझती है। माँ जी, मैं बस इतना कह रही थी कि अगर थोड़ा सावधानी से। दिनेश जो चुपचाप खाना खा रहा था कुछ नहीं बोलता। आप कुछ नहीं बोलेंगे? माँ सही तो कह रही है रचना, तुम्हें थोड़ा कम बोलना चाहिए। रचना का गला भर आता है। वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। मैं ज्यादा बोलती हूँ, मैंने क्या गलत कहा था? अगर मैं सच बोलूं तो जबान लड़ाना, अगर चुप रहूं तो बेजुबान। आखिर क्या करूं मैं? अगले रोज रचना के मायके में। दीदी, वो माँ जी चाय मांग रही है, तो बना दीजिए ना। लक्ष्मी, तुम बना लो, मैं जरा पूजा कर लूं। अरे दीदी, मेरे पास किधर वक्त है, 4 घर अभी और बचे ले। अरे बस चाय चढ़ाकर बर्तन कर लो, हो जाएगा। तभी वहां दादी आती है। क्या बात है सुधा, क्यों लड़ रही है लक्ष्मी से? देखिए ना माँ जी, दीदी को बोला कि आपको चाय चाहिए तो मुझे ही बनाने को बोल रही है। अब देर हो रहा है ना मेरे को। सुधा, तुम नहीं सुधरोगी, नौकरानी से बिना मतलब लड़ रही हो। चलो माफी मांगो उससे और चाय बनाओ, और हाँ, लक्ष्मी को भी देना 1 कप। सुधा हैरान रह जाती है कि ये क्या, घर की मालकिन होकर उसकी कीमत नौकरानी से भी कम। उसे बहुत बुरा लगता है। वो खड़ी होती है कि माफी मांगने को बोला है दीदी, लग रहा है दादी की बात सुनी नहीं आप। अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेगी सुधा। सुधा धीरे से नौकरानी से माफी मांगती है, चाय बनाती है, दोनों को चाय देकर अपने कमरे में चली जाती है। नौकरानी से भी कम इज्जत मेरी। कम से कम लक्ष्मी को तो अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मैं
मैं तो चुप ही रहती हूँ, हमेशा चुप, डर की, इज्जत के, रिश्तों के नाम पर। शायद रचना का भी यही हाल होगा वहां। लेकिन नहीं, वो तो सुधा रचना को फोन करती है। हाँ माँ। बेटा रचना। माँ क्या हुआ, रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है, मैं बहुत गलत थी। माँ क्या हो गया, प्लीज बताओ ना, इतना रो क्यों रही हो? रचना, तुमने मुझसे पूछा था ना, तू क्या करे, कैसे जिए। मैंने तुझे क्या कहा था, चुप रहने को, सहने को, समझौता करने को। लेकिन बेटा मैं गलत थी, बिल्कुल गलत। माँ ऐसा क्या हो गया अचानक? आज तेरी दादी ने मुझे नौकरानी के सामने बेइज्जत किया, इतना कि मुझे लगा कि मेरी इज्जत नौकरानी से भी कम है इस घर में। और पता है बेटा, ये मेरी गलती है। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं कहा, कभी अपने हक के लिए नहीं बोली। मैं डरती रही, चुप रहती रही, और आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी आवाज ही खो दी। माँ। नहीं बेटा, सुन, मैंने जो गलती की तू मत करना, प्लीज बेटा तू मत करना। मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, खुद को खो दिया, लेकिन तू मत खोना अपने आप को। तू बोलना, अपने हक के लिए बोलना। लेकिन माँ, लोग कहते मैं ज्यादा बोलती हूँ, घमंडी हूँ, बदतमीज हूँ। तो बोलने दे उन्हें बेटा। जो लोग तुझे तेरी जगह नहीं देना चाहते, तेरी बात नहीं सुनना चाहते, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। अगर तू चुप रहेगी तो कहेंगे बेजुबान है, अगर बोलेगी तो कहेंगे जबान लड़ाती है। फिर क्यों ना तू अपने हक की बात बोले। अपनी माँ की गलती मत दोहराना, जो मैंने नहीं किया वो तो करना। तू लड़ना अपने हक के लिए, अपनी आवाज के लिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, घमंडी बोले, बदतमीज बोले, जिद्दी बोले, कुछ भी बोले, पर तू बोलना बेटा।